जिंदगी का मकसद न्यूक्लियस फैमिली को सर्व करना नहीं है। दुनिया में आए, अपने आप बहुत बड़े बने और खाया पिया और उसके बाद चले गए, देन वी डिड नथिंग एट ऑल। वो एक पार्ट है, जरूरी है, लेकिन असल मकसद जो उसका है वो ये है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, अगर इन सोशल रिफॉर्मर्स ने 100 साल पहले वो बात ना सोची होती जिसका फ़ायदा आज हम उठा रहे हैं, तो हम अगर आज नहीं सोचेंगे तो किस तरह हमारी आने वाली जनरेशन फ़ायदा उठाएगी या कहाँ पहुँचेगी। और मैं यही कहता हूँ कि सोशल वर्क का एक ये भी बहुत बड़ा पार्ट है कि आप लोगों को सही राय दे सकें। जो अहले इल्म हैं, जिनको नॉलेज है, जो जानते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट में जो बच्चे रह रहे हैं या जो ख़ानदान पल रहे हैं, उनको सही एडवाइस कर सकें कि किस तरह उन्हें बच्चों को निकाल देना चाहिए या कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जिसमें उनको भेजना चाहिए। ये भी एक बड़ा पार्ट है सोशल वर्क का। कामयाबी जो है वो जब ही आती है जब आपको उसको बर्दाश्त करने की भी ताकत हो और उसको सॉल्व करने की वक्त के ऊपर सकत हो कि आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करने की आपके अंदर टेंडेंसी हो कि हमें इससे वे आउट क्या है इसका और किस तरह सॉल्व करना है। जल्दी में मिलियनायर बनने की कोशिश ना करें। जल्दी में जो मिलियनायर बनने की कोशिश करता है वो अगर वो अपना पैसा लगा कर रहा है तो वो पैसा दूसरे लोग खींच लेते हैं, वो पैसा चला जाता है। किसी अच्छे आदमी को रिकॉग्नाइज कर लेना, उसकी हिफाजत करना। अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल गया और उसके अंदर गट्स हैं, तो एक तो आपकी अपनी ये नज़र होनी चाहिए कि आप पहचान सकेंगे किसमें क्या स्टफ है जी, और उसको रिटेन करना। फिर जो भी कंपनीज ऐसी हैं जो बड़ी हैं, उनमें मेजर वजह जो है वो यही रही है कि उनको 1, 2 या 3 लॉयल एम्प्लॉइज मिल गए जो कि कंपनी के लिए हर वक्त सोचते हैं। फिर बाद में कंपनी तो अपने आप उनके लिए सोच ही लेती है, क्योंकि वो तो विजिबल होती है ना। जौहर फन भी नुमाइश की कोई शैती हफीज, तुम यहाँ करते ना करते वो यहाँ हो जाता। तो उन लोगों की एबिलिटी जो है वो खुद यहाँ हो जाती है और फिर जो लोग हैं वो उसको वैल्यू करते हैं। सेविंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन शुड बी वेरी मच केयरफुल इन इन्वेस्टिंग द सेविंग्स। जय हिंद एवरीवन। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर नदीम अख्तर तरीन साहब के साथ। ही इज़ अ विजनरी लीडर, इन्वेस्टर, फिलांथ्रोपिस्ट, एजुकेशन रिफॉर्मर, चेयरमैन of Nation Construction Limited. The company is in Saudi Arabia under the investment rules of Saudi Arabia, and he has spent more than 40 years established well in the Kingdom of Saudi Arabia. इनसे आप जानेंगे बिजनेस के उसूल, कामयाबी के राज और ज़िंदगी के ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपको एक बेहतर इंसान और फिर आपकी कहानी को एक बेहतरीन कहानी बना सकती है। अस्सलाम अस्सलाम। वेलकम टू द HRS शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, इट्स आवर ऑनर। तो नदीम तरीन साहब, कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कहानियाँ शुरू होती हैं। समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर वहाँ से काम का सफ़र कैसा रहा? जी देखिए, मेरी पैदाइश यूपी में ज़िला मुरादाबाद था उस ज़माने में, अब वो ज़िला संभल हो गया है। उसमें एक जगह है सराय तरीन, पुरानी बस्ती है, 400-500 साल पुरानी तारीख़ है उसकी, 500 साल पुरानी बस्ती है वो। उसमें तरीन फैमिली में मेरी पैदाइश हुई और वहाँ से पहला शुरुआत में, जैसे वो छोटी जगह थी, छोटी बस्ती है, तो उसमें जो शुरू में जो छोटे स्कूल्स होते हैं या मकतब होते हैं, तो मैं उस मकतब में गया। ज़ियाउल उलूम में पहले गया कुछ महीने, चंद महीने, बहुत छोटी सी उम्र थी, 4 साल का था। उसके बाद फिर एक शम्सुल उलूम दूसरा स्कूल है जिसमें पुरानी तालीम और बेसिक्स सिखाए जाते थे या कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, वहाँ किया। उसके बाद मेरे माँ बाप ने ये फ़ैसला किया कि यहाँ हमारी बस्ती में वो माहौल नहीं है कि जिसमें बच्चे सही माहौल में ग्रोन अप हो सकें। तो दरसगाह जमात इस्लामी का एक बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत मशहूर, रामपुर में, तो उन्होंने वहाँ भेजा जहाँ दीनी तालीम भी थी और दुनियावी तालीम भी बहुत अच्छी होती थी और बोर्डिंग हाउस में रहना होता था। तो मैं तकरीबन 5-5.5 साल की उम्र से वहाँ हॉस्टल में रहा। दूसरे क्लास में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने क्लास 2M से लेकर और फिर वहीं हॉस्टल में रहा और 7th क्लास तक, जिसे हफ्तुम कहा करते थे, तो हफ्तुम तक हमारी उर्दू मीडियम में तालीम हुई और तीसरे क्लास से हिंदी पढ़ना शुरू की, 5वीं क्लास से हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू की और उसके बाद क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं था तो हम लोग वापस संभल आ गए। संभल में फिर ज़ियाउल उलूम से मैंने 8वां क्लास पास किया। फिर जो संभल में सबसे अच्छा स्कूल था उस वक्त, शंकर स्कूल, उसमें हाई स्कूल तक था वो, शंकर शरण भूषण हाई स्कूल, तो उसके अंदर एडमिशन हुआ। तकरीबन 700 बच्चों में हम 7 मुसलमान बच्चे थे
जो, लेकिन बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे तरीके से सब ने हमें वेलकम किया, बहुत रेस्पेक्ट करते थे सारे बच्चे जो हमारे क्लास फेलोज़ थे या टीचर्स थे हमारे। वहाँ से हमारी हिंदी मीडियम में तालीम हुई। हिंदी में मैंने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल किया और उसके बाद फिर हमारा अगला सफ़र शुरू हुआ। जो हमारे एडवाइज़र्स थे या उन्होंने, भाइयों ने, कज़िन्स ने, जो अलीगढ़ जा चुके थे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा टाइम है कि तुम अलीगढ़ जाओ। तो मैंने अलीगढ़ में कोशिश तो कर रहा था मेडिसिन में जाने की या बायोलॉजी लेने की, लेकिन अपने आप अल्लाह ताला की कुदरत थी कि वो अपने आप एडमिशन मैथमेटिक्स में हुआ प्री यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो मैं प्री यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स में चला गया, वहाँ से प्री यूनिवर्सिटी किया और उसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग की तालीम वहीं से अलीगढ़ में ही मुकम्मल हुई। और बस तालीम मुकम्मल होते ही फ़ौरन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी उस ज़माने में 1980 में। तो इंडिया में भी मुझे जॉब मिला। मैंने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 6 महीने काम किया, गवर्नमेंट जॉब था वो, लेकिन उसी वक्त फिर सऊदी अरब में एक चांस मिल गया और कुछ लोग आ गए, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह सऊदी अरब आ जाऊं। मेरा अपना भी इंटेंशन था कि मैं किसी अच्छी जगह पर जाऊं और वहां काम करूं, तो बस अपने आप अल्लाह ताला ने ऐसा हालात कर दिए कि मैं सऊदी अरब आ गया। एंड ऑफ 1980 5 दिसंबर 1980 को मैं सऊदी अरब आ गया था। ये तो आपकी कहानी से बड़ी सरसरी तौर पे मेरा ख्याल है हम गुजरे और बड़ा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें सुन के। मगर मैं आपसे स्पेसिफिक पूछना चाहूँगा, अलीगढ़ में जब आपकी तालीम चल रही थी तो उस वक्त में ज़ाहिर सी बात है आपके सामने एक ये होगा कि आगे जाके क्या करना है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त आप करना चाहते थे। जैसे अभी आपने बताया कि इरादा तो मेडिकल का था बट यू एंड अप इनटू इंजीनियरिंग, तो उस वक्त में चैलेंजेस क्या महसूस होते थे आपको, बड़े चैलेंजेस? ज़्यादा तो उस ज़माने में जब ये उम्र होती है तो उस वक्त में इतनी ज़्यादा सोच नहीं होती कि चैलेंजेस क्या होंगे, दुनिया किधर जाएगी। बिल्कुल दूसरा माहौल था 80s का। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया का माहौल क्या था और इंडिया में हमारा विज़न क्या था, हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा था। उसी वक्त शुरू हो रहा था 82 में एशियाड हुए, उससे दुनिया खुली। उससे पहले 72 में भी कुछ एग्जीबिशन वगैरह दिल्ली में हुई, वो देखी हम लोगों ने। तो इतना ज़्यादा विजन नहीं था इंडियन कम्युनिटी का इटसेल्फ, क्योंकि बाहर की दुनिया उन्होंने देखी नहीं थी। तो हमारी कोशिश यही रहती थी कि किस तरह से हम अपनी ख़ानदान में या अपनी बस्ती में या अपनी कम्युनिटी में या अपने इन्वायरमेंट से कैसे निकल सकते हैं और किस तरह अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए। तो वो चीज़ तो बराबर थी, क्योंकि अलीगढ़ का बैकग्राउंड था और अलीगढ़ में सर सैयद अलैहिर्रहमा की कोशिशें और उनका काम के ऊपर पूरी नज़र थी और वो सब स्टडी हमने किया था। तो वो तो दिमाग में रहता था कि जिस तरह ये लोग थे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, अगर इन सोशल रिफॉर्मर्स ने 100 साल पहले वो बात ना सोची होती जिसका फ़ायदा आज हम उठा रहे हैं, तो हम अगर आज नहीं सोचेंगे तो किस तरह हमारी आने वाली जनरेशन फ़ायदा उठाएगी या कहाँ पहुँचेगी। तो वो सोच तो अलीगढ़ ने दे दी थी, क्योंकि अलीगढ़ में हर रहने वाले बच्चे को ये मौका मिल जाता है कि वो ये देखे कि जो भी इंडिया में सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, जिन्होंने 100 साल पहले सोचा था कि किस तरफ अपनी कम्युनिटी को ले जाना था, तो उनका कितना फ्रूटफुल उनके आइडियाज़ थे और कितना उन्होंने कम्युनिटी में सर्व किया और कितना आने वाली कम्युनिटी ने उससे फ़ायदा उठाया। तो वो चीज़ें वहाँ पर रहकर बहुत अच्छी तरह मालूम हो जाती हैं। तो हर शख्स का, हर बच्चे का वहाँ ये दिमाग तो बन जाता है कि हमें कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, जितना भी हम कर सकें। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट था जो मेरे ऊपर भी हुआ और मैंने अपना ये उसी वक्त से अपना मोटिव बना लिया था कि मुझे कम्युनिटी के लिए काम करना है। जिन मौक़े से हमने फ़ायदा उठाया है वो मौक़े हमें क्रिएट करने हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है, आने वाली जो हमारे सिटीजन्स हैं, आने वाले जो हमारे मुल्क के लोग हैं, किसी भी कम्युनिटी से हों, वो किसी भी कास्ट एंड क्रीड से हों, ख़ास तौर पर जो मीडियोकर्स हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी कैसे हेल्प होगी। क्योंकि अलीगढ़ जैसे और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादातर जो कैटर करते हैं, और उस वक्त और ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि जो गरीब बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें अच्छे मौक़े मिलते थे और बहुत थोड़े पैसों में उनकी तालीम हो जाती थी। जी। तो पैसे वालों के लिए तो कुछ रहा होगा, हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, ना उस वक्त इतने प्राइवेट कॉलेजेस थे। लेकिन जो लो रेंज इनकम ग्रुप था उसके लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और ये हमारे फोर फादर्स की अच्छी थिंकिंग थी कि जब मुल्क आज़ाद हुआ और तो उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि किस तरह से हमारे जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं या जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको कैसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिल सकते हैं।
तो उन्होंने वो उन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया और उन इंस्टीट्यूशंस ने पहले भी बहुत अच्छा रोल अदा किया और आज भी वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। ये नया टाइम आया है कि जब पैसों से या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वो खुल गए, तो वो भी एक अच्छी बात है कि कम से कम जिसके पास पैसा है वो पैसे देकर तालीम हासिल करे, और जो वैसे इंटेलिजेंट है वो कम्पीट कर सकता हो वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कम खर्च से हो जाते हैं उसके ऊपर उनका दाखिला हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच हुई है और हम लोगों ने उस सब से फ़ायदा उठाया। और जैसे मैंने बताया कि हमारी ज़हनी ग्रूमिंग जो हुई थी वो सबसे पहले तो जमात इस्लामी में, कि वहाँ से हमारी ग्रूमिंग हुई और वहाँ पे हमारी बेसिक्स को वो किया गया स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद फिर अलीगढ़ ने और हॉस्टल के माहौल ने बहुत कुछ सिखाया। वही नतीजा था जो हम आज तक 40 साल तक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको हम फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सब वो है जो अलीगढ़ ने या उससे पहले, यानी शुरू के जो 20 साल की उम्र थी, 21 साल, उसमें जो कुछ हमने सीखा वो अब हम 40 साल से उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसके फ़वायद उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी को वही चीज़ें रिटर्न बैक कर सकें। जी, और ऐसा देखा गया है कि हर इंसान जो अपनी ज़िंदगी में एक तवील अरसा गुजारता है और किसी न किसी मियाद पे वो तरक्की हासिल करता चला जाता है, तो उस पर असर होता है कुछ ऐसे असातिज़ा का जो उसके बड़े करीब रहे हों, या उसने उनको बड़ा जो है अपने लिए इंस्पिरेशन माना हो, या ऐसे कुछ लोग जो ज़िंदगी में मेंटर्स के तौर पे रहे हैं। तो ऐसे कुछ नाम, ऐसी कुछ कहानी, किसी के साथ आपका ऐसा कोई ताल्लुक़ जिन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो आपके ग्रेजुएशन के दौरान या आपके अपब्रिंगिंग के दौरान, आपके ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के अलावा असातिज़ा या कोई मेंटर? देखिए, सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले मेरी वालिदा और वालिद, उन लोगों का बहुत ज़्यादा वो था इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनकी कोशिशें थी और उन्होंने एक गाइडलाइन तय की थी कि हमें अपने बच्चों को किस तरह उठाना है, और इस माहौल में जो इन्वायरमेंट चल रहा है हिंदुस्तान में, तो उनमें आने वाले वक्त के लिए किस तरह उनको तैयार करना है। तो या उनके जो अहबाब थे, एक छोटी सी बस्ती, उसमें कम पढ़े लिखे लोग, कोई ग्रेजुएट ज़्यादा नहीं, उन लोगों ने ये बात को ऑब्ज़र्व किया कि वक्त किधर जाने वाला है। तो उन्होंने मेरे वालिद को ये एडवाइस किया कि अगर आपको बच्चों को निकालना है तो इस बस्ती से निकाल दीजिए, इस माहौल में रहकर ये लोग नहीं कर सकते कुछ। उन्होंने उनकी उस एडवाइस को माना और उन्होंने वो दरसगाह जमात इस्लामी में हमें भेजा। तो पहला स्टेप तो यही था कि उन लोगों की मेहरबानी। और मैं यही कहता हूँ कि सोशल वर्क का एक ये भी बहुत बड़ा पार्ट है कि आप लोगों को सही राय दे सकें, जो अहले इल्म हैं, जिनको नॉलेज है, जो जानते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट में जो बच्चे रह रहे हैं या जो ख़ानदान पल रहे हैं, उनको सही एडवाइस कर सकें कि किस तरह उन्हें बच्चों को निकाल देना चाहिए या कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जिसमें उनको भेजना चाहिए। ये भी एक बड़ा पार्ट है सोशल वर्क का। खाली पैसा लगा देना, खाली इंस्टीट्यूशंस बना देना बहुत अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जो किसी को सही राय दे दे, सही मशवरा दे दे। सबसे पहले तो उन लोगों की बहुत मैं वैल्यू करता हूँ कि जिन्होंने हमारे वालिद को ये राय दी। फिर वालिद वालिदा की अपनी कोशिश कि उन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चों को अपने से अलग कर दिया और इस गम को बर्दाश्त किया, और उसके नतीजे में हम लोगों की वहाँ पे, तो हमारे वहाँ असातिज़ा जो थे, अब इतने छोटे बच्चों के लिए जो उस्ताद होंगे वो कितने नरम दिल होंगे और कितने शफीक होंगे, और वो किस तरह उनको पालेंगे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। तो हमारे बहुत से असातिज़ा थे, जिसमें एक इरफान खलीली साहब थे जो मैथमेटिक्स के मास्टर। अच्छा, उस्ताद सब ऐसे कि जो अपने अपने फील्ड में उस्ताद, बिल्कुल साइंस पढ़ाते थे। एक शरीफ साहब हैदराबाद के थे, साइंस में उनका जवाब नहीं था। ऐसे लोग कि जिन्हें बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छी पोजीशंस मिल सकती थी, लेकिन वो खिदमत खल्क के लिए कम पैसों में बच्चों की तरबियत भी करते थे और तालीम भी करते थे। असल पार्ट जो था उनका, वो बेहतरीन, सबसे अच्छी तालीम, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अच्छी तरबियत, वो पार्ट है जिसने ग्रूमिंग की बचपन में, कि वो उनकी तरबियत, उनका माहौल, उनकी टीचिंग्स, वो जो एक तरफ सब्जेक्ट में मास्टर। आपको यकीन नहीं होगा, मैं जब 7th क्लास करके वहाँ से आया हूँ, तो मेरी बहन उस ज़माने में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल कर रही थी, 10th क्लास। मैं उन लोगों की मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर देता था, मैं उन लोगों को साइंस भी पढ़ा देता था, मैं उन लोगों को जोग्राफिया भी पढ़ा देता था। यानी वो चीज़ें उस स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ा दी गई थी कि यूपी बोर्ड में आने के बाद मुझे हिंदी मीडियम में, जैसे अचानक मैं उर्दू से हिंदी मीडियम में आया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और हिंदी मीडियम स्कूल में, जो कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल था, वहाँ भी मुझे बड़े अच्छे उस्ताद मिले। एक गर्ग साहब थे, एक दूसरे हिंदी के टीचर थे, वे नहायत शफीक, नहायत मेहरबान, नहायत अच्छे लोग। तो
इस मेरे ख्याल में उस ज़माने में, खैर अब भी होते होंगे शायद, लेकिन उस ज़माने में जो टीचर्स थे उनके अंदर बिल्कुल ये फीलिंग नहीं थी कि कौन किस कम्युनिटी से है बच्चा या किस माहौल से आया है। वो देखते थे कि किसके अंदर स्टफ़ मौजूद है, किसके अंदर क्वालिटी मौजूद है। जैसे ही मैं आया और 9th में मेरा दाखिला हुआ तो 2 महीने या 1 महीने बाद गांधी जयंती थी। तो गांधी जयंती के प्रोग्राम में स्पीचेस होती हैं। मेरी ट्रेनिंग हुई थी स्पीचेस की रामपुर से ही बचपन में। मैं वहाँ पर जमीयत उत तलबा का सदर भी था और वो स्पीचेस की बेसिस पर वो इंतखाब करते हैं, यूनियन की तरह होता है यूनियन के प्रेसिडेंट का। तो मैं वहाँ प्रेसिडेंट रहा जब 6th क्लास में था उस वक्त। तो वो ट्रेनिंग थी। यहाँ जब आए स्कूल में, जब हमारे टीचर ने कहा, हमारे क्लास टीचर ने, तो मैंने कहा मैं भी पार्ट लूँगा उसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा स्पीच लिख के लाइए। तो मैं ख़ुद हिंदी में बहुत अच्छी स्पीच लिख कर गया, आदरणीय अतिथि महोदय और क्या क्या, पूरा बहुत उम्दा हिंदी में। तो वो खालिस हिंदी में वो जब मैं लेकर गया और मैंने उन्हें वहाँ सुनाया तो उन्होंने कहा कि बस ये तुम बोलोगे जी। तो वो जब फंक्शन हुआ तो उसमें मैं बोला जी। स्पीच जब बोला तो हमारे जो स्कूल के मैनेजर थे उन्होंने ऐलान किया वहाँ पर कि मैं इनको अपनी तरफ से 2 रुपये का स्पेशल प्राइज़ देता हूँ। अच्छा देखिए कुदरती चीज़, मैं वहाँ गया स्टेज पर, मैंने जाकर वहाँ उस पर माइक पे ऐलान किया कि मैं अपनी तरफ से ये 2 रुपये जो है स्कूल के पुअर स्टूडेंट फंड में देता हूँ। अच्छा, आपने जो इनाम मिला उसको वापस स्टूडेंट फंड में दे दिया स्कूल के अच्छा, तो माशाल्लाह। दिमाग जो है वो बचपन से ये चीज़ें जो हैं बचपन से इनकलकेट होती हैं आदमी की पर्सनालिटी के अंदर कि उसे क्या करना है और कैसे उसकी आगे आने वाला फ्यूचर क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। उन उस्तादों का और उन टीचर्स की मोहब्बत और उन लोगों का इनकरेजमेंट या उनका मोटिवेशन था ये कि उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और एक छोटा सा इनाम दिया। वो मेरी तरफ से ये था कि मेरी वो स्टार्टिंग हो रही थी कि मैं शेयर किया। तो ये चीज़ें हाई स्कूल की रहीं, वहाँ शंकर स्कूल की। उसके बाद फिर अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ में आने के बाद भी फिर वही माहौल रहा कि आरिफ मोहम्मद खान साहब और दूसरे हमारे क्लास आज़म भाई, ये लोग सब जो है वो हमारे उसमें थे। आज़म भाई हॉस्टल में, मैं उनके साथ जूनियर था उनका बहुत, तो वहाँ रहा। आरिफ भाई उस ज़माने में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे तो उनके साथ। फिर अलीगढ़ का उस ज़माने में मूवमेंट चल रहा था माइनॉरिटी कैरेक्टर का जी। उसमें हम थे तो प्री यूनिवर्सिटी में, लेकिन पार्टिसिपेट उसमें भी किया जी। तो उस ज़माने में जब उसमें पार्टिसिपेट किया तो एजिटेशन किया गवर्नमेंट के सामने और वहाँ पर हम जेल में भी रहे 15 दिन। हम लोगों को ये पूरे 47 लड़के थे, उन सबको जेल में भेज दिया। उसके बाद बहरहाल आकर कंपटीशन दिया और फिर इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया और इंजीनियरिंग किया। तो मतलब हर जगह माहौल ऐसा मिला कि दुनिया और दीन दोनों तरफ, कम्युनिटी और अपना पर्सनल लाइफ दोनों साथ साथ चलती रहीं। कम्युनिटी में भी पार्टिसिपेट किया, मगर थी बात वही कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे ज़िंदगी में आपके बढ़ने के लिए। कि आप कौन सा इंस्टीट्यूशन तय कर रहे हैं, उसमें आपका कैसा माहौल है, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है और कौन लोग आपकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर घर की तरफ से क्या सपोर्ट है, माँ बाप का क्या इंटेंशन है और उनकी क्या एथिक्स हैं, या क्या आपको पीछे से क्या आपको मिल रहा है विरासत में अपनी बस्ती से या अपने लोगों से। तो मैं समझता हूँ यही चीज़ें हैं कि जिनका इम्पैक्ट सारी ज़िंदगी आदमी महसूस करता है। नहीं, बहुत अच्छे से आपने ये सब चीज़ें बोली, बट उसके कई सारे तफसीलात ऐसे होंगी जो ज़ाहिर सी बात है वो हम मिस करते हुए जा रहे हैं। कि जब आपने ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया, चाहे वो एजिटेशन या प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना हो या उसकी सज़ा में वो जेल जाना हो, फिर वापस अपनी कोशिशों में लगना हो, आप असरी और दीनी तालीम की बात कर रहे हैं, एकेडमिक एंड जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके चलते हुए सालों तक आगे बढ़ने के लिए जो मेंटरशिप होती है, जो गाइडेंस होती है, आपकी बात से ज़ाहिर सी बात है जो स्ट्रांगली महसूस हो रहा है वो पेरेंट्स हैं पहले, सबसे पहले, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे असातिज़ा हैं जो आपको, जिन्होंने हर अंदाज से बेहतरीन आपकी रहनुमाई की है। तो इस वक्त में दो चीज़ों की, ये दोनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए सवालिया निशान बन गई है कि पेरेंट्स जो है वो बेचारे खुद, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स राइट नाउ दे आर कन्फ्यूज्ड कि उनको लगता है कि अगर दीनी तालीम देंगे तो दुनिया में बच्चा पीछे रह जाएगा, अगर वो मदरसे की तालीम की तरफ जाते हैं तो एकेडमिक एजुकेशन उनको लगता है कि बच्चा वो नहीं कर पाएगा, और अगर एकेडमिक एजुकेशन के पीछे जा रहे हैं तो वैसे ही जो है वो दीनी तालीम छूट रही है।
असातिज़ा का हाल ये हो गया है कि दे आर जस्ट कमिंग टू डिलीवर अ लेक्चर फॉर 40 मिनट्स, सो वी आर रेयरली विटनेसिंग समबडी हु इज़ टेकिंग अप द जॉब सीरियसली, कि कोई हो जो रहनुमाई करे, ग्रूमिंग करे, जनरेशन का ख्याल करे। तो ये दोनों जगह पे इस वक्त हमारे इस पीरियड में बहुत सारा जो है हम कियोस देख रहे हैं। कुछ आपका ऐसा मशवरा जो इसको ठीक किया जाए, कहीं से इन चीज़ों को जो है रिपेयर किया जाए? देखिए, मैं एजुकेशन से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से शुरू में आने के बाद 1980 से और 90 तक तो हम बिज़ी रहे अपने, क्योंकि अपना टाइम था वो काम शुरू करने का और यहाँ पर अपनी जगह बनाने का सऊदी अरब में। तो उसमें बिज़ी रहा, बहुत काम किया और बड़ी मेहनत की, रात दिन मेहनत की, क्योंकि किसी गैर मुल्क में जाकर आप अपनी पोजीशन बना सकें, वो भी ऐसी पोजीशन के जो हर आम आदमी को नहीं मिलती। तो वो पोजीशन बनाना सारे नॉन इंडियंस के बीच में, और फिर एक इंडियन कम्युनिटी को लाना। तो मैं उसी ज़माने से 83 से काफ़ी लोगों को लाया और साथ में एक पूरी वो बनाई, तो उससे फुर्सत नहीं मिली। उसके बाद लेकिन मैं तकरीबन 90 से मैंने एजुकेशन के फील्ड में काम शुरू किया और सोचने शुरू किया कि अब हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, या इंडियन स्कूल्स के लिए। क्योंकि मुझे वो भी एहसास था कि जिन स्कूलों में मैं पढ़ा वो स्कूल 50 साल से अगर कोई जूनियर स्कूल है तो वो जूनियर ही स्कूल है, अगर वो हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी है, जबकि वो उसको एक लेवल ऊपर उठाने के लिए सिर्फ उस ज़माने में 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती थी। अच्छा बड़ा अमाउंट था उस ज़माने में वो 5 लाख और 3 लाख भी, लेकिन ऐसा नहीं था कि नामुमकिन नहीं था, कम्युनिटी इकट्ठा करके, लेकिन सोच नहीं थी, लोगों को ये ख्याल नहीं था कि ये 8वीं तक स्कूल है तो ये 50 साल से 8वीं तक क्यों है, इसको हम बढ़ाकर हाई स्कूल कर दें। अगर कोई हाई स्कूल है तो इसको बढ़ाकर हम इंटरमीडिएट कर दें। नहीं थी सोच, थी कुछ लोगों में, कुछ ने किया, लेकिन आम नहीं थी। तो वो ख्याल हम लोगों को आया, तो हमारे यहाँ पे कुछ साथी थे, उनसे मिलकर मैंने बात की और फिर ये कोशिश की कि इंडिया में हम किस तरह से एक एक लेवल उठाएं। तो कुछ स्कूलों को हमने सपोर्ट किया खामोशी से, बग़ैर किसी उसके अपने यूपी के, और उन स्कूलों को वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सपोर्ट किया और वो स्कूल बढ़े। उसके बाद फिर 92 में तकरीबन अलीगढ़ से, क्योंकि मैं पढ़ा था और उसी वक्त 10 साल 12 साल हुए थे निकले हुए, तो वहाँ पर एक मौका आया, क्योंकि हॉस्टल की प्रॉब्लम हम देख चुके थे कि वहाँ हॉस्टल्स की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लड़कों को जगह नहीं मिलती। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये एक स्पेशल कैरेक्टर है कि वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। मेनली वहाँ पर जो लड़के पढ़ते हैं वो ज़्यादातर हॉस्टल्स में रहते हैं और वही लाइफ है, वही ट्रेनिंग है। तो वो हमने वहाँ पर वो एहसास था। तो मैं उस ज़माने में मेरा अच्छा काम हो गया था और मेरे पास कुछ पैसे भी थे, तो मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पर कुछ करूँ। तो जब एक ऑफ़र आई तो मैंने कहा कि मैं एक हॉस्टल बना दूँगा। तो वो हॉस्टल हॉल, पूरा हॉल ऑफ रेजिडेंस, जिसमें तकरीबन 450 या 500 लड़के रह सकते हैं, बहुत अच्छा बड़ा हॉल, वो 2 साल में बनकर ख़त्म हो गया। और मुझे सही बात यह है कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब बना और कब ख़त्म हो गया। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक देन थी जो अल्लाह ने होश दिया, तो वो बन गया। उसके बाद फिर तालीम से रग़बत पैदा हुई कि किस तरह से हमने जो फ़ायदा उठाया है उसको हम किस तरह आगे बढ़ाएं और किस तरह और लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर अलीगढ़ में क्योंकि जान पहचान हो गई थी, तो कुछ लोगों ने कोशिश की कि वो उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए। तो एक साहब ने मुझे एक मरतबा टेलीफ़ोन किया केजी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर से सिफारिश करने के लिए कि वाइस चांसलर साहब से कह के मेरे बच्चे का। तो मेरे जहन में ये आया कि हल ये तो नहीं है कि मैं किसी एक बच्चे की सिफारिश करके उसका दाखिला वाइस चांसलर से करा दूं, उसका हो जाएगा, किसी और का कट जाएगा। तो हल ये नहीं है, हल ये है कि इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। तो बस उसी वक्त मेरे जहन में ये बात आई और मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। तो मैंने वहाँ पर अपनी वालदा के नाम पर, अपनी वालदा से, वालिद से और सब भाइयों से मशवरा किया और वालदा के नाम पर मैंने एक वहाँ पर आयशा तरीन मॉडर्न पब्लिक स्कूल की बुनियाद डाली। और 94 में वो स्कूल जो है देखते देखते इत्तेफाक से जगह भी ऐसे ही मिल गई। अचानक बैठे बैठे किसी ने जो है वो कह दिया कि ये फैक्ट्री है, इसको ले लीजिए आप। वो मैंने प्लेन में बैठा था, उन्होंने ऑफ़र किया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। वहाँ जाके देखा तो वो बना बनाया स्कूल था। अच्छा, तो ये अल्लाह की तरफ से ऐसे ही असबाब लगाए जाते हैं। बिल्कुल जी। तो वो फ़ौरन फिर अलीगढ़ में जो प्रो वाइस चांसलर थे सिद्दीकी साहब, उन्होंने मदद की और लोगों ने भी मदद की। वो देखते देखते वहाँ 4-6-8 महीने के अंदर वो एक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अच्छा स्कूल जो आज तक चल रहा है। अब तकरीबन कितने 30 इयर्स से ज़्यादा हो गए। और लेकिन अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ रियाद के स्कूल में मुझे मौका मिला सर्व करने का। अच्छा बड़ा स्कूल है, 10,000 बच्चे थे उसमें।
अच्छा। एम्बेसडर उस ज़माने में हामिद अंसारी साहब थे यहाँ पर, उन्होंने वो मुझे ले आए मैनेजिंग कमेटी में, तो वहाँ भी देखने का मौका मिला और तजर्बा हुआ। ये सब देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो स्कूल्स हैं या जिस एजुकेशन सिस्टम को हम प्रमोट कर रहे हैं, वो ना तो उसमें उन टीचर्स की वो जज्बा है कि जो पहले हुआ करता था, जो हमें मिले थे जी। न स्टूडेंट्स में वो बात है कि वो दीन और दुनिया को अलग समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो मदरसे के बच्चे थे वो स्कूल्स में नहीं आ पा रहे, जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको दीन से दूर हैं जी। और उसमें मेजर वजह जो है वो माँ बाप का अपना ये डिसीज़न है, वो उनके का कॉन्सेप्ट है। वो ये समझते हैं कि शायद वक्त जो आने वाला है वो साइंस का या इंग्लिश का है, तो इन बच्चों को जॉब या नौकरियां या दुनिया में तरक्की जब मिलेगी जब ये शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में चले आएंगे जी। तो बैक होम भी, इंडिया में भी, अलीगढ़ में भी यही हुआ और यहाँ भी यही हुआ कि जितने पेरेंट्स थे उन्होंने पहले ही से केजी से या नर्सरी से अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना शुरू कर दिया। अगर उनके घर का माहौल या घर में अपनी प्राइवेट एजुकेशन ऐसी होती कि वो दीनी तालीम को, और दीनी तालीम क्या है, वो सब मॉरल्स हैं, वो सब मॉरल्स हैं, वो सब अच्छी बातें हैं, वो जो आपको दुनिया में इंसानियत सिखाते हैं या इंसानियत के साथ रहना सिखाते हैं, वो सब मज़हब है। कोई भी मज़हब हो वो कभी भी गलत तालीम नहीं देता इंसानियत के लिए। सारे मज़हबों में सब अच्छी तालीमात दी गई हैं कि इंसानियत को और इंसानों के साथ कैसे बिहेव करना है जी। वो चीज़ें आती हैं मज़हब से। हम पढ़ते हैं सोशल साइंस या दूसरी चीज़ें, मगर बहुत ही ऊपर के लेवल की हैं, वो उस तरह से इनकलकेट नहीं करती इंसान के अंदर कि इंसानी हमदर्दी कैसे होनी है, आपस में कोऑपरेशन कैसे होना है, एक दूसरे को कैसे टॉलरेट करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। वो तालीमात मिलती हैं दीन से ज़्यादातर। तो वो चीज़ें माँ बाप उनको का एहसास नहीं कर सके, घर में भी वो माहौल नहीं है और स्कूल्स में भी वो माहौल नहीं है। हमारे ज़माने में फिर भी टीचर्स और जो उस्ताद थे वो सब किसी भी कम्युनिटी के हों, वो सब के सब बच्चों को बड़ी मोहब्बत के साथ अच्छी बातें सिखाया करते थे और उनकी नर्चरिंग करते थे, उनकी तरबियत करते थे। तरबियत का फुकदान हो गया। तो मुझे स्कूलों में, अपने स्कूलों में भी रहने से और देखने से ये एहसास हुआ कि हम उस तरफ से हमने बहुत कमी की है और ये जो 50 साल पिछले गए हैं इसमें हमने बच्चों को ट्रेन करने के लिए या उनकी तरबियत के लिए सही सिस्टम नहीं अपनाया। अब जहन में ये आता है कि हमें करना ये चाहिए कि पहले साल जो नर्सरी से हैं, नर्सरी से लेकर 5वीं तक की, 5th तक की का जो टाइम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहमियत कहाँ मिले कि हम उस वक्त उनकी बेस कैसी बना रहे हैं। खाली वो इंग्लिश मीडियम में ना हो बल्कि उनकी अपनी दीनी तालीम कैसी हो रही है, उनकी समाजी तालीम कैसी हो रही है, उनका रुझान कैसे बनाया जा रहा है, उस पर कंसंट्रेट करें जी। तो वो हमें अपना चेंज करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हमारी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ख़ासकर माँ बाप को कि वो अब अपना चेंज लाएं और ये सोचें कि हमें बच्चों को कुछ साल दीनी माहौल और अच्छे ऐसे स्कूल के जहाँ पर अच्छी तालीम दी जाती हो, जैसे शाहीन ने एक प्रोग्राम बनाया है या और बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं आजकल बन रहे हैं, उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों की बेस उस पर बनाएं और उसके बाद जो है दुनिया में तरक्की के लिए उनका बेस में भी उनको स्ट्रॉन्ग करें और आगे चलकर वो फिर जाहिर से बात है जब उनके बेस अच्छी होगी तो वो आगे चलकर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वो चीज़ें सोचने की ज़रूरत है और हमें वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि हम वो जो 50 साल से हमारी पहली जनरेशन का ये दिमाग था कि हम इनको इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से डाल दें और ये इंग्लिश बोलना है, वो इंग्लिश बोलने के शौक़ में और इस शौक़ में कि उन्हें आगे चल के जॉब मिलेगा, अच्छी बात थी, दुनिया को इंग्लिश की ज़रूरत है। और सारा ये जो IT रेवोल्यूशन आया है इंडिया में, जो फ़ायदा हमने उठाया वो इसी वजह से उठाया कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आती थी। फिलीपीन और इंडिया दोनों ने इंग्लिश से बहुत फ़ायदा उठाया जब ये IT रेवोल्यूशन आया उसमें जी। तो वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए, लेकिन उसको रोकता कोई नहीं। अगर बेसिक्स हम अच्छी कर दें और उसके बाद उस तरफ लाएं तो उससे मैं समझता हूँ दीन और दुनिया दोनों बेहतर हो सकते हैं और समाज बेहतर हो सकता है। खाली दीन और दुनिया की बात नहीं है, मेन तो मकसद दीन का भी ये है कि समाज को हम बेहतर कर सकें। तो समाज को बेहतर करना वो बेसिक्स हैं और उसमें उस्तादों की बड़ी अहमियत है। ज़ाहिर है मादी दुनिया है, उस्तादों की अपनी ज़रूरियात होती हैं, वो भी मादी दुनिया में फंस गए हैं, लेकिन अच्छे आज भी हैं लोग। ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनके लिए भी। जब वो बच्चे निकल के नीचे से आएंगे तो जब वही उस्ताद बनेंगे तो उनके अंदर भी वो स्पिरिट होगी मौजूद।
तो जो उस्ताद हैं आजकल वो तो उस जनरेशन से आ रहे हैं ना जो केजी से अभी शागिर्द हुआ करते थे। यस, इंग्लिश मीडियम से हैं, उनकी भी तो वो वही माहौल है, उनको सर्व करने का इतना जज्बा नहीं है जितना कि उनको मादी दुनिया या इल्म ट्रांसफ़र करने का। जो कुछ उनके पास है वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जब आपने उनको सिखाया ही नहीं तो वो चीज़ें कैसे नई जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वहीं से शुरू करना है हमें कि बच्चों को शुरुआत करनी है कि उनके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट हो जाएं ताकि वो जज्बात उनमें रहें और किसी ना किसी वक्त वो जब उनको देने का टाइम आएगा वापस करने का तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे। So we are into intellectual bankruptcy now. You can't say bankruptcy, but we should have to reshape it. Reform it. Yes, reform it. आपने you founded a company here and you started executing government projects. So what's the difference between a contractor and a person who's scaling up a company? बड़े challenges क्या होते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उसकी बहुत अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपने ग्रास रूट से काम किया हो, जहाँ पर आपको समझने का मौका मिले कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड की जो नेसेसिटीज़ हैं वो क्या हैं और उसकी नो हाउ आपको पूरा पता चल जाए। अगर आप ग्रास रूट से आते हैं और आपने उन चीज़ों को समझ लिया कि उस ट्रेड की या उस जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आपकी नॉलेज जो है वो कोशिश ये करें। वैसे तो लोग शुरुआत में करते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होती, वो समझते हैं कि हम दूसरों को एम्प्लॉय कर लेंगे। वो भी सही है, अच्छे लोगों को पहचानना और उनको एम्प्लॉय करना और उनकी सर्विसेज लेना वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर स्टार्टअप आप खुद अपने फील्ड में करना चाह रहे हैं तो उसकी नॉलेज आपके अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि आप वो सीख लें ताकि जब लोगों को आप कमांड करें तो आपकी नॉलेज उनसे बेहतर होनी चाहिए, तब आप उनको कमांड कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी नॉलेज नहीं होगी तो आप लोगों को कमांड नहीं कर सकते, वो लोग आपको कमांड करेंगे। अब आप लकी हैं तो कामयाब हो जाएंगे और अनलकी हैं तो फेलियर भी हो सकता है कई दफ़ा। तो बेसिक मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो इस तरह हुई कि मैंने पहले ख़ुद सीखा, ख़ुद बहुत सख्त मेहनत की। वो जो एक मशहूर कुरान शरीफ का भी कौल है कि कभी अल अमीन, ये दो चीज़ें होनी किसी की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हो कि एक तो दिमागी ज़हनी तौर पर और सेंटिमेंटली कवी हो, स्ट्रॉन्ग हो, बर्दाश्त कर सकता हो, और दूसरी चीज़ ईमानदार हो। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं ख़ास तौर पर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए जहाँ पर आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर आपको सडनली बहुत से लॉसेस हो सकते हैं। उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई ख़बर सुनी कि अचानक कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया साइट के ऊपर, या कहीं भी कोई बात ऐसी हो गई जिससे आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। अगर आपके अंदर उसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत नहीं है तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप में मुश्किल आती है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में मुश्किल आती है। कामयाबी जो है वो जब ही आती है जब आपको उसको बर्दाश्त करने की भी ताकत हो और उसको सॉल्व करने की वक्त के ऊपर सकत हो कि आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करने की आपके अंदर टेंडेंसी हो कि हमें इससे वे आउट क्या है इसका और किस तरह सॉल्व करना है। तो ये चंद चीज़ें हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और ख़ास तौर पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और कॉन्ट्रैक्टिंग में ज़रूरी हैं कि आपको ये मालूम हो कि काम कैसे होता है, किस तरह होता है, लोगों से कैसे काम लेना है, पूरी जो आपस में एक दूसरे से टीम वर्क है वो कैसे करना है, उनको मोहब्बत से ये एहसास दिलाना है कि वो हमारे उसका टीम का पार्ट हैं और हम भी उनके टीम का पार्ट हैं। कोई बॉस नहीं है, कोई मज़दूर नहीं है, कोई वो मज़दूर जो हैं वो सब हमारे हाथ पैर हैं। तो वो जब कमाएंगे, वो जब काम करेंगे तो वो उससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा और हम जो कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। जितना काम ला रहे हैं उनके लिए हम फैसिलिटी मुहैया कर रहे हैं, उनके लिए जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। तो दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर जो करने वाले हैं जिनके हाथ में काम लाना हो करना है, अगर उनकी ये थिंकिंग हो। आपका ह्यूज एक्सपीरियंस रहा, करीबन 40 साल। जी ज़्यादा, जी मोर देन। तो आपने यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में जो है काम शुरू किया एज एन एम्प्लॉय और वहाँ से आपका सफ़र जो है बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट्स पर रहा। इतने तमाम अरसे में आपने देखे होंगे कई सारे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में जिन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की बट फेल हो गए, कई सारे लोग। मेजर कॉमन मिस्टेक आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो
एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बाहर से आने वाले लोग यहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उनकी मेजर गलती क्या महसूस होती है आपको? एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था या जो मुझे मौक़े मिले उस ज़माने में आम तौर पर वो मौक़े लोगों को मुहैया नहीं होते थे। जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त कोई कानूनी निज़ाम ऐसा नहीं था यहाँ पर कि फॉरेनर्स जो है वो अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकें। ऐसे लोग के जो खुद आए इंडिविजुअली और उन्होंने जॉब शुरू किया और उसके बाद वो अपनी कंपनी बना लें, वो निज़ाम नहीं था। लेकिन मैं फॉर्चुनेटली मुझे इतने अच्छे लोग मिले और इतने अच्छे कंपनी मिली कि मैंने उनके साथ किया, उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने उनके लिए जितना मैक्सिमम ईमानदारी के साथ सर्व कर सकता था उतना सर्व किया और उनको बढ़ाने की कोशिश की। तो मुझे वो सारी चीज़ें जो हैं वो मालूम हो गई कि किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने आप को, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में बहुत ही फेयर कंपटीशन और बहुत ही फेयर टेंडरिंग सिस्टम्स थे। आपको अब आपके पास कैसी टीम है जो एक तरफ तो प्राइसिंग सही करे कि आप इंटरनेशनली सारी दुनिया से मुकाबले में आप लोएस्ट हों, तब आपको काम मिलेगा। अब काम मिलने के बाद आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? आप लोएस्ट हैं और आपको प्रॉफिट भी कमाना है, तो उसकी एक ही चाबी है, वो ये कि सख्त मेहनत और पेनीज़ को सेव करने की का हुनर कि कहाँ से बच सकता है। किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को चीट नहीं करना है, क्वालिटी पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी जो मांगी है क्लाइंट ने वो देनी है, टाइम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो देना है। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? जब आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, दयानतदारी के साथ अपनी कंपनी के लिए लॉयल होंगे, लॉयल्टी हो और सीरियसली उसके अंदर एफर्ट्स करें। पैसा जो बचे वो चीटिंग से, धोखा देने की नीयत से ना हो, बल्कि और क्रेज़ी से हो। हमें मेहनत औरों से ज़्यादा, तभी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कामयाब होंगे जब हम दूसरों से ज़्यादा मेहनत करेंगे। लोएस्ट प्राइस पर ले रहे हैं और उसके बाद भी हमें प्रॉफिट बनाना है, उसका क्या तरीका है? मटेरियल में कोई चीटिंग नहीं हो सकती, कुछ कमी नहीं हो सकती, इक्विपमेंट्स में कोई कमी नहीं हो सकती, जो मार्केट का रेट है वो देना। सिर्फ और सिर्फ जो मैन पावर है उसको आप किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करते हैं और उससे कैसे प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाते हैं, वो चीज़ है जो आपको। तो ये मैंने गुर सीखा, वहीं से तो मैं खुद खड़ा होता था और बाज़ वक्त ऐसा हुआ कि जो 100 आदमियों को काम करना है वो हमने 30 आदमियों से करवा लिया, अपने आप खड़े होकर, उन्हें ट्रेन करके, उन्हें बताकर। मगर उसमें जो इंजीनियर्स हैं या सुपरवाइज़र्स हैं उनको अपने आप लगना होगा साथ में। मज़दूरों को ये पता चले कि हमारा बॉस जो है वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जी, आपके 2 या 3 ऐसे एडवाइसेस जो आप उन लोगों को देना चाहें जो ग्रेजुएट अभी हो रहे हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या जो एम्प्लॉयमेंट के लिए तलाश में हैं या जो बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो ये तमाम लोग उस पर मेहनत करें तो उनके लिए करियर में बेहतर होगा? देखिए, पहले तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि फ़ौरन ग्रेजुएशन करने के बाद आईटी में या और जो मॉडर्न कोर्सेज़ हैं उनमें तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है और कोई नया ऐप है या कोई नई चीज़ आप बना रहे हैं, तो वहाँ तो है गुंजाइश कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी इतनी वैल्यू हो कि आप उसमें इमीडिएटली 2-4 लोगों को अपने साथ मिलाकर कुछ प्रोड्यूस कर लें और उसके सडनली रिजल्ट्स आ जाएं। वरना जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसमें तो मेहनत दरकार है और थोड़ा टाइम दरकार है। जल्दी में मिलियनेयर बनने की कोशिश ना करें। जल्दी में जो मिलियनेयर बनने की कोशिश करता है वो, अगर वो अपना पैसा लगा कर रहा है तो वो पैसा दूसरे लोग खींच लेते हैं, वो पैसा चला जाता है, उसके बाद उन्हें तजर्बा होता है, when the time is gone। जी, तो बजाय इसके कि आप फ़ौरन मिलियनेयर बनने की कोशिश करें, पहले सीखने की कोशिश कीजिए। जिस बिज़नेस में भी आपका इंटरेस्ट है या जहां आपको जाना है उस बिज़नेस की नो हाउ सीखिए, उसकी ग्राउंड रियलिटी सीखिए, ग्राउंड से उसको सीखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर अपनी कंपनी बनाने का कोशिश कीजिए विद गुड प्लानिंग। और छोटे से शुरू करें, छोटे से शुरू करें, आहिस्ता 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 बड़े होंगे। और रिस्क जो है वो मिटिगेट ज़रूर होने चाहिए। रिस्क बहुत हैं आजकल, ख़ासकर जो नया इन्वायरमेंट है, मुझे इंडिया का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इंडिया में भी हैं प्रॉब्लम्स इसी तरह की कि वहाँ ताल्लुक़ात भी चाहिए आपको, लोकल बॉडीज़ पे कंट्रोल भी चाहिए, लोकल कम्युनिटी। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं ले सकते। अगर आपने सब कॉन्टैक्ट लिया तो उसमें आपको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर आप सब चीज़ों को कंसीडर कर लें तो आप मार्केट से आउट हो जाते हैं, और सब चीज़ों को कंसीडर ना करें तो आप रिस्क में आ जाते हैं। तो सही क्लाइंट को चुनना, सही
पेमेंट्स कंडीशंस का होना, सही कॉन्टैक्ट्स को बनाना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी ना करें, पहले चीज़ों को समझें और फिर मार्केट में एंटर। प्रिपरेशन अच्छा कर लें, प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तैयारी अच्छी कर लें, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, खुद की नॉलेज और खुद इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ में होना वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप कितनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कितना एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं जी। तो वो ज़रूरी है। वो जब भी आएगा कि जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, कुछ साल आप कहीं काम कर चुके होंगे, देख चुके होंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे काम होता है, किस तरीके से कॉस्ट सेविंग होती है, किस तरीके से वैल्यू इंजीनियरिंग होती है, उन सब चीज़ों में आपका अपना क्या कंट्रीब्यूशन है। और इन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ी चीज़ है, किसी अच्छे आदमी को रिकॉग्नाइज कर लेना, उसकी हिफाजत करना। अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल गया और उसके अंदर गट्स हैं, तो एक तो आपकी अपनी ये नज़र होनी चाहिए कि आप पहचान सकेंगे किस में क्या स्टफ़ है जी, और उसको रिटेन करना, फिर जी, उसको रिटेन करना, उसको पालना, उसको अपने रहनुमाई करना और उससे फिर काम लेना। तो वो बहुत बड़ा असेट होता है। अच्छे लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेना और उनको अपने साथ में अटैच कर लेना, ये बहुत बड़ा असेट है। और ख़ास तौर पर जो भी कंपनीज ऐसी हैं जो बड़ी हैं, उनमें मेजर वजह जो है वो यही रही है कि उनको एक, दो या तीन लॉयल एम्प्लॉयज़ मिल गए जो कि कंपनी के लिए हर वक्त सोचते हैं। फिर बाद में कंपनी तो अपने आप उनके लिए सोच ही लेती है, क्योंकि वो तो विजिबल होती है ना। जौहर फन भी नुमाइश की कोई शैथी हफीज़, तुम यहाँ करते ना करते वो यहाँ हो जाता। तो उन लोगों की एबिलिटी जो है वो खुद यहाँ हो जाती है और फिर जो लोग हैं वो उसको वैल्यू करते हैं जी। तो मेरे साथ भी इत्तफाकन यही हुआ कि जो लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल फूल की तरह पाला और सेफगार्ड किया और मेरी लॉयल्टी को अप्रिशिएट किया। और वही वजह थी कि उनको भी उससे बहुत बेनिफिट हुआ, मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन शख्स ऐसा है कि जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, जिस वो समझ सकें और उसको अपने पास रिटेन कर सकें। ने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए हैं एंड यू हैव एस्टैब्लिश्ड वेल इन बिजनेस, व्हाई डिड यू चूज educational institutions as your social investment? Because this is the future of the nation. जी, this is the future of the community. This is the future of humanity. So there is nothing like education. The education is something which opens our mind, which motivate us to help the community, which motivate us to help the country. All the services, whatever you name it, it comes from education. So education should be the first priority. Now the question is, what type of education? जी, That we should have to concentrate. Okay. That is not only knowledge based education which will support the nation or the scientific improvements or modern life or luxury of life, जी, but it should be the social aspect of education is very, very important. How are we cultivating our children and how we are shaping the community, society, because after all our purpose of life is to make the society best, better and best. Right. If we lose this aspect, then our education is not fruitful. So we should concentrate and we should think of it also together with individual income or individual upliftment. We should think of how we are going to uplift the society through the modern education, and we are making the society relief. How society is feeling relief from our educational aspects and our educational efforts. जी, So that should be the purpose of the education, जी. to improve the society. So if I ask you, what do you think or what do you consider is a critical element which is missing in today's education system, which leaders should take immediate? We are going away from the community. Okay. You know, we are going away from community. We are going away from the community life. We are going away from the family life. Family life is very, very important. Concerns with our neighbors, concerns with our poor people, concerned with those who are deprived. Okay. We are not thinking of them. We are just thinking of our own maximum, our own nucleus family. We are not thinking what is happening with our next neighbors, with our kins, with our other relatives. If somebody Social fabric is losing itself. yes. But this is a modern phenomena. Before, people
were thinking more. Now it is because of the scientific time and fast time, everybody is thinking of himself alone. While it is not correct, we should try to teach our children from the beginning how to help the others, how to help the relatives, how to help the neighbors, how to help the other community deprived people. Whenever they go to vacation, we should tell them that go to the neighbors, see how many students are not studying, how many people have not good arrangements of livelihood. Try to support them, at least advise them. So try to increase the social workers. Social workers are very, very important thing in the society. If we will have less social workers, it means society will lose more and more, nation will lose more and more. So that should be our best efforts. One side, the education should be to improve our knowledge. The second side, the education should tell us how to serve the community. What would be your advice to all the youngsters or the people who are in education or those people who are feeling कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, गलत चीज़ें दिख रही हैं, नज़र भी आ रही हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्या करें, क्या किया जाए? देखिए, मेरी एडवाइस यही होगी, एक पहली चीज़ तो पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि वो अपने बच्चों को किस माहौल में ले जा रहे हैं और कहाँ चेंज की ज़रूरत है. तो एक तरफ पेरेंट्स की कोशिश हो, दूसरी तरफ बच्चों की कोशिश हो कि किस तरीके से हम अपनी नई जनरेशन को लाने जा रहे हैं सोशल एस्पेक्ट्स की तरफ जी. किस तरह हम उनको कम्युनिटी में जीने का तरीक़ा सिखा रहे हैं, किस तरीके से हम उनको जो है वो जो उनको हेल्प करने वाले लोग हैं उनसे किस तरह जोड़ रहे हैं, किस तरीके से हम उनके लिए सोशल फैब्रिक तैयार कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में ह्यूमैनिटी की वो क्या खिदमत कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं. वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है और जिसके ऊपर हर शख्स को तवज्जो देनी होगी. एवरी इंडिविजुअल शुड हैव टू कंसंट्रेट ऑन इट एंड थिंक ऑफ इट सीरियसली, that where the time is going and what is our purpose of life, for what we are here in this universe. Are we here just to serve ourselves alone, or we are here to serve the community, so our society, our neighbors, our whole community, our nation also. So this is what we should have to think. What is the purpose of life? Very, very important to think seriously in the light of the Quran, in the life of Hadith, in the life of जो बड़े लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स दिए हैं कि क्या लाइफ है, कोई किसी को भी ले लीजिए आप, वो सब यही बताते हैं कि ज़िंदगी का मकसद न्यूक्लियस फैमिली को सर्व करना नहीं है. दुनिया में आए, अपने आप बहुत बड़े बने और खाया पिया और उसके बाद चले गए, देन वी डिड नथिंग एट ऑल. वो एक पार्ट है, ज़रूरी है, लेकिन असल मकसद जो उसका है वो ये है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, दूसरों के लिए कितना जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, दूसरों के लिए कितना उनको मोटिवेट कर रहे हैं अच्छे कामों के लिए, कितना उनको अच्छी सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना उनको अच्छे कामों से अटैच कर रहे हैं. तो दैट शुड बी द पर्पस ऑफ द सोसाइटी एंड दैट इज़ द पॉइंट, मेन पॉइंट वेयर आवर पेरेंट्स मेनली should concentrate, and then of course the new generation will also think of it and will try to gain from their efforts. जी, यूथ के लिए बोलिए पॉलिसी मेकिंग में और जी, especially for the youth I will say that they should involve of course in the policy, because nowadays the politics is also very, very important, and the policy makers comes only from that fragment of the job society who makes the policies. So we should, our youngsters should come and try to come as much as possible in the services or in the positions where the policy makers are involving, because we should have to, one side we are concentrating and we are trying our best to make our society good, but the other side, very important point is the policies. So policy makers are very important. We should come in the fabric of policy making society, and we should try to make a good effect on the policies, and that can only be made if we are with them. If we are sitting with them on a table,
we are making the policies, then these policies will affect to the coming generation of the deprived and the community. जी, your inspiration traces back to Sir Syed Ahmad Khan. So how relevant do you think his vision is with today's youth? See, सर सैयद अहमद खान अल्लाह यरहमहू, उन्होंने जो बात सोची वो इस तरह के इंसान थे कि उन्होंने सदियों आगे तक के लिए अपनी कम्युनिटी के बारे में और अपने नेशन के बारे में सोच लिया है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे विजनरीज़, और ऐसे विजनरीज़ हैं इसीलिए नेशन तरक्की करते हैं और इसीलिए नेशन आगे बढ़ते हैं, इसीलिए कम्युनिटीज़ आगे बढ़ती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी में ऐसे लोग पैदा होते रहें और ऐसे लोगों को जो और कम्युनिटी के लोग हैं वो सपोर्ट करते रहें। इस तरह के विजनरीज़ को सपोर्टर्स अच्छे मिलना वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, खुदादाद चीज़ है जी। और उनकी एफ़र्ट्स को उनके टाइम में रिकॉग्नाइज़ करना, उनके जो मिशंस हैं और उनके जो विजन्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए और आगे उसके नताइज दिखाने के लिए वो ज़रूरी है कि उनके अच्छे सपोर्टर्स उनको मिल जाएं। जी। तो कम्युनिटी को इस बात की ज़रूरत है कि जो विजनरीज़, सर सैयद अलैहिर्रहमा तो चले गए, उन्होंने जो किया था उनको अपने वक्त में बहुत अच्छे साथी मिले जिन्होंने उनका साथ दिया और इस जगह पहुंचाया कि आज हम उस इंस्टीट्यूशन से मासेस में फ़ायदा उठा रहे हैं। राइट। अब वक्त इस बात का है कि जो विजनरीज़ अब मौजूद हैं, जो अब कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से सोशल रिफॉर्म्स की या सोसाइटी को आगे बढ़ाने की या आने वाले वक्त के लिए सोसाइटी को तैयार करने के लिए, हम हर इंडिविजुअल ये तो नहीं कर सकता कि एक नया इंस्टीट्यूशन बनाए या एक नया विजनरी बने और एक नई सोच दे, लेकिन ये ज़रूर कर सकता है कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनमें उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ करे और फिर उनको सपोर्ट करके उनके मिशन में शामिल हो जाए। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ यू एसोसिएट योरसेल्फ with the visionaries and with those who are working in this field. जी। Just join yourself with them. I would like to say to every individual who has seen the society upliftment and the efforts of Sir Syed Ahmad Khan or other people who have done a lot like Hamdard Hakim Saab or other people who have done who have think before time for the community, and they got the good supporters. Without supporters no one can do alone anything. जी जी बिल्कुल। So we should recognize and we should support them. जी। In masses. बस। Then good things will come up. आपने 150 रूम के इंजीनियरिंग हॉस्टल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए, फंड्स जो है आपने काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स को किया, हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप। फिलॉन्थ्रफी जो है आपकी चैरिटी में, आप ये कैसे देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्ले करेगा, ये चीज़ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्ले करेगी? डेफिनेटली करेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो क्वालिटीज़ हैं, जिनमें जो थिंकिंग क्वालिटीज़ हैं उसकी कमी नहीं है, लेकिन वो रिसोर्सेज की वजह से पीछे रह जाते हैं। हमें अच्छा, फिर हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मदद की ज़रूरत होती है। कोई कम्युनिटी, कोई भी दुनिया में ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि जहाँ पर कुछ डिप्राइव्ड लोग ना होते हों। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जी, लेकिन उनमें किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है जी। तो वो उन लोगों को ऊपर लाना वो एक काम है जो आप उन लोगों को बेनिफिशियल बना रहे हैं सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए। अगर आप उनकी सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो रह जाएंगे और उसका रह जाने का नतीजा सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें नुकसान हो रहा है, नहीं, बल्कि नेशन को नुकसान हो रहा है, बल्कि कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा है। तो अगर आप उनकी सपोर्ट करके उनको किसी तरीके से ले आते हैं और काम का बना लेते हैं तो वो अपनी सर्विस है, अपनी कम्युनिटी की सर्विस है, अपने नेशन की सर्विस है। तो डोंट थिंक दैट यू आर सपोर्टिंग them alone and you are very kind to them. No, you are kind to your society, you are kind to your community, you are kind to your nation. So that should be the aspect, that you should support those who are deprived. Let them come in the main society, let them serve the country and community, then the community will get benefit of it. How do you think minorities can shift from representation to leadership and ownership? Very, very important. Only training. We should have to think of it. Our institutions should try to inculcate in the individuals the leadership qualities. And for leadership qualities, there are two ways
of leadership qualities. One is negative aspect, the other one is positive aspect. So that is also important. We should not try to make the leaders who are having negative aspects. We are trying to inculcate with them the positive aspects, how they will become the leader, but for the positive changes, for the positive approaches, for the positive causes, for the positive results which should serve the community as well as the country. जी Country's well-wishing is very, very important. जी Community's well-wishing is very, very important. जी So we should have to try to create or to develop the leadership among our new generation, a positive leadership. जी That is very important. इन्वेस्टमेंट्स, ROI एंड क्रॉस बॉर्डर विजन, जब ये चीज़ों की बात होती है तो लाइक एज एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव आप क्या क्वालिटीज़ देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए? किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर ऑप्शन हो तो आप क्या क्वालिटीज़ देखेंगे कि वो क्वालिटीज़ चाहिए आपको बैक करने के लिए उसको? In fact, I was not very good in investment opportunities or in investment decisions. Most of my decisions for investments were wrong because I could not get the advice of these special people. ओके So everyone is not master of having a knowledge of where to invest, where not to invest. राइट We should try to get the advice of experienced people and those who are masters in it. We should not decide ourselves alone. There are so many organizations or there are so many agencies who provide the correct advice. So we should take the advice of the correct knowledgeable people and then we try to invest our own savings. Savings are very, very important things. One should be very much careful in investing the savings. Otherwise, most of the time for me, wherever only my social work is saved. Otherwise, all the other investments are gone because I could not concentrate on it. Random decisions and random, because we can't concentrate on it. We don't get advice of the स्पेशल पीपल special एक्सपर्ट्स people. राइट So generally we lose. So one should be very much careful when deciding the investment. जी What sector of India Saudi collaboration excites you most for the next decade? आपको क्या लगता है? In all fields, Indians are very hard worker and they are master of surviving in competitive atmosphere. So there are good chances for them because they are hard worker. They know how to absorb the impacts and they know how to survive among the communities. They know the brotherhood among their own citizens and their own countrymen, as well as the nationwide. They know how to survive. They have been all over the world and they know how to survive with them, how to respect them, how to influence them, how to make their own impression on them. So Indians are very good, and here especially in Saudi Arabia, Indians image is very, very good. जी Before we were in blue collar jobs only, and even those blue collar job holders, they also left a very good impact on the local community. Saudis. Now after IT revolution, the scenario was changed, and now the white collar jobs are much more also together with blue collar jobs, and they have a good understanding. So I suppose that we have a good atmosphere to collaborate with the local companies and to make our impact. As I told you, Qawi wal Amin. They should be strong enough and they should be honest enough. जी Honesty is the main part. Whenever you want to influence any company where you are collaborating with, and even if you are making your own company, after all, you should have to deal with others, and others should know that you are honest and you are hardworking. You are not cheating. You are giving them a best product. So that ethics, whatever are given to us from our nation, I think it will impact and it will affect our own business also in the other countries. जी बहुत सारे लोग जल्दी सक्सेस चाहते हैं, क्विक सक्सेस चाहते हैं. आपने अपने करियर में हज़ारों जॉब आपने क्रिएट किए, कई सारे लोगों को अपने जॉब के मौके भी फराहम किए. तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो ये शो देख रहे हैं, ऐसे यंगस्टर्स जो अपनी करियर के लिए कोशिशों में हैं, तलाश में हैं?
कोई ऐसी बात जो उनको चाहिए कि वो अपने जहन में रखें, उस पर अमल करें, फिर कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि सख्त मेहनत के लिए तैयार रहें, कम्पिटिटिव ज़माना है। कभी भी ये कोशिश ना करें कि अगर कोई दूसरा साथ में काम कर रहा है तो उसको काट कर आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच देनी है। वो बड़ी लाइन कैसे खींचेगी? आपकी ज़्यादा मेहनत से, आपकी ज़्यादा एफर्ट्स से, आपकी ज़्यादा सिंसियरिटी से और आपकी ज़्यादा लॉयल्टी से। अपने जॉब के लिए लॉयल होना है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए लॉयल होना है, अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए लॉयल होना है। और वेट, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। टाइम कम्स व्हेन यू विल सडनली ग्रो अप, लेकिन अगर आपकी मेहनत से और आपके काम करने के स्टाइल से लोग इम्प्रेस्ड हैं तो आप उसी कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हैं वही लोग आपको पार्टनर बना लेते हैं। तो इवन जॉब में होते हुए लोगों को ये इम्प्रेशन होना चाहिए कि आप मालिक हैं। अगर आपने वो फीलिंग पैदा नहीं करी लोगों को अपने बारे में कि आप मालिक हैं, आप नौकरशाही का इम्प्रेशन मत दीजिए कि मैं तो नौकर हूँ, 7 बजे आया 5 बजे चला गया, उसके बाद कुछ होता रहे, मुझे परवाह नहीं है। वो फिक्र हटानी पड़ेगी, वो उससे ज़्यादा सोचना होगा। इफ़ समवन विल डू समथिंग एक्स्ट्रा आई विल गिव हिम समथिंग एक्स्ट्रा। हमारे एक टीचर थे, वो जब मार्किंग करते थे तो उन्होंने एक मर्तबा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं ज़िंदगी के लिए कि क्या करना है। सब ने एक सा आंसर लिखा, ऑब्जेक्टिव पेपर था, हमने भी सारे 20 नंबर सब लिखे, उन्होंने हमें 18 नंबर दिए। दूसरा एक लड़का था, उसको उन्होंने 20 नंबर दिए। मैंने जाकर उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया? तो उन्होंने कहा यस यू आर राइट, मैंने सबको एक ही इंस्ट्रक्शंस दी थी, लेकिन उन 2 लड़कों ने जितना मैंने पूछा था उससे भी ज़्यादा जवाब दिया। तो उन्होंने कहा इफ़ समवन विल डू समथिंग एक्स्ट्रा आई विल गिव हिम समथिंग एक्स्ट्रा। ये एक लफ्ज़ जो था उसने मेरी ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी बदल दी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे जितना कहा जाए उतना ही कि आप उतना ही करिए, बल्कि उसके अलावा अपना दिमाग इस्तेमाल करके अगर कुछ और अच्छा कर सकते हो तो और अच्छा कर दीजिए, आपको रिवार्ड मिलेगा उसका। बहुत। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ों की सिखाई हुई होती हैं वो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी के लिए आपको काम आती है। इफ़ समवन विल डू समथिंग, तो ये मोटिव बना लेना चाहिए कि हमें वो नहीं करना है जो हमारी ड्यूटी है, हमें उससे भी और आगे बढ़कर करना है, तब हम लंबी लाइन खींच सकेंगे किसी और के मुकाबले। सऊदी और इंडिया कोलैबोरेशन के ताल्लुक से आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि सऊदी किंगडम के अभी जो मौक़े ओपन हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आर गुड, सो व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दैट? देखिए, हम सभी को मालूम है कि इंडिया और सऊदीया के रिलेशंस जो हैं वो बहुत पुराने हैं जी। मोर देन 70 ईयर्स। जब से किंगडम में ये शुरू हुआ है नया, वो उस वक्त से ही अब तक हिंदुस्तान से बहुत अच्छे मरासिम रहे, और इससे पहले भी ट्रेडर्स के साथ बहुत अच्छे मरासिम रहे। तो इनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब नए इन्वायरमेंट में जब से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई हैं और तमाम दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और नए वो देखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़, तो उसमें इंडियंस कंपनीज़ के लिए या इंडियंस के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आना चाहिए, जितने लोग वहाँ से अच्छा जिनका से वहाँ पे वो है अरेंजमेंट्स और अच्छी चीज़ें हैं, उनको लाना चाहिए यहाँ अपॉर्चुनिटी, लेकिन केयरफुली, क्योंकि वो नई जगह पर आ रहे हैं, नए उसमें आ रहे हैं। तो अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ आएँ और प्लानिंग के साथ आएँ, सही रिसोर्सेज के साथ आएँ और सही लीगल आइडेंटिटी के साथ आएँ और नेक नियति के साथ आएँ। अच्छे पार्टनर्स चूज़ करें, अगर पार्टनर्स लेने हैं तो अच्छे पार्टनर्स चूज़ करें। अपने इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कैसे करना है उसको केयरफुली करें। और इसी तरीके से अगर सऊदीज़ के लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो भी देखें कि वो लोग वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैक होम इंडिया। बहुत से सऊदीज़ को इंटरेस्ट है इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करने का। पिछले दिनों हम लोग वाइब्रेंट गुजरात में गए, यहाँ से डेलीगेशन लेकर गए, इसी तरीके से गुजरात से डेलीगेशन आया यहाँ पर और उन लोगों ने यहाँ पर देखा। तो ज़्यादा कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से लाकर और सऊदी अरब से मुतारिफ़ कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि यहाँ कैसा इन्वायरमेंट है, कितना अच्छा बिज़नेस इन्वायरमेंट है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ के लोग वहाँ जाएं, वहाँ के लोग यहाँ जाएं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक दूसरे को और अच्छे वेंचर्स जो है वो डेवलप होंगे। आप एक फोरम का भी आप जिक्र कर रहे हैं, इंडिया बिज़नेस फोरम है यहाँ पर, इसी तरीके से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम है। एम्बेसी हमारी बहुत सपोर्ट करती है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको सारी नॉलेज देती है, सारा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बताती है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पर
बहुत से मालूमात मौजूद है कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। तो हम अपने आप को अटैच कर सकते हैं इंडिया बिजनेस फोरम के मेंबर से या इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम्स के मेंबर से, और उनकी सपोर्ट और उनकी नॉलेज ले सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उन लोगों का रिलेशन है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रिप्रेजेंटेशन है उनका। तो इस तरीके की चीज़ों को जानना ज़रूरी है, और उनसे कांटेक्ट अगर करें तो एम्बेसी हमारी काफ़ी सपोर्ट करती है इन मामलात में, और काफ़ी इन लोगों को इनकरेज करती है। सपोर्ट जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस भी कराती है, उनको सपोर्ट भी करती है। तो एम्बेसी से सपोर्ट ले सकते हैं। और इसी तरीके से जो कम्युनिटी में लोग हैं इंडिया बिजनेस फोरम से जुड़े हुए, वो उन लोगों को भी वो मुतारिफ़ कराते हैं कि ये लोग हैं, इनसे आप बात कीजिए, और इनसे आप, और वो हमें भी एडवाइस करते हैं कि ज़रा इन लोगों को आप बताइए कुछ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इतनी देर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, तो मैं तो बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिला और इतनी सारी चीज़ें सुनने और समझने की मुझे जो है अल्लाह ने तौफीक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इतनी लंबी उम्र में अल्लाह सुब्हान तआला ने जितनी भी अलग अलग मराहिल से आपको गुजारा होगा, ऑल द जर्नीज दैट यू हैव ट्रैवल्ड, सो मैनी डिफरेंट स्टोरीज दैट यू हैव लिव्ड, लॉट ऑफ चैलेंजेस विच यू फेस्ड, उन तमाम चीज़ों के बाद अगर नदीम तरीन साहब के पास एक ऐसा जुमला है, एक ऐसी बात है जो उनको बहुत मजबूत बना देती है और उस बात ने उनको संभाले रखा हुआ है, तो वो ख़जाना आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए, अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं। कभी भी अगर कोई टाइम कमज़ोर है तो उसमें, जैसा कि मशहूर वो है कि अल्लाह ताला देकर भी इम्तहान लेता है, लेकर भी इम्तहान लेता है। तो अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, हमने बहुत कुछ अच्छा किया और अच्छा हासिल किया, तो वो इम्तहान था। उस इम्तहान में हमें प्रूफ करना है कि जब हमें ये अच्छाइयाँ मिली, हमने उसको किस तरह इस्तेमाल किया और किस तरह से उसको इंसानियत के लिए वक्फ किया, अल्लाह की राह में उसको किस तरह लगाया, जो गाइडलाइंस अल्लाह की दी हुई हैं उन पर किस तरह हम खरे उतरे। तो एक वो पैमाना हुआ। दूसरा पैमाना ये है कि जब सख्त वक्त आ गया और अगर सख्ती का टाइम आ गया और हालात ख़राब हो गए या कोई सख्ती आ गई, वो दूसरा इम्तहान है। उसमें भी हमें सोचना है कि इसमें हमें कैसे पास होना है और किस तरीके से सर्वाइव करना है और किस तरीके से अपने आप को जमाए रखना है और इसमें कैसे पास होना है। तो ये दो चीज़ें हैं कि अगर आपका देकर इम्तहान लिया जा रहा है तो आपका लेकर भी इम्तहान लिया जा रहा है, और उन दोनों के लिए आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट आपके ऊपर होना चाहिए और पॉजिटिवली उसका आउटकम होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आउटकम होगा तो आप फिर दोबारा उस टाइम से निकल जाएंगे और फिर अच्छाई की तरफ आ जाएंगे। तो दैट इज़ द वे आई थिंक वी शुड डील आवर होल लाइफ। अप एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर इन एवरीबडीज़ लाइफ। सौरों भी आते हैं, गम भी आते हैं, माँ बाप का इंतकाल हो जाएगा, बच्चों का हो जाएगा, किसी को कोई बात हो जाएगी, किसी को, लेकिन उस सब में इम्तहान समझकर डिटर्मिन्ड रहना और अपने आप को अपनी सतह पर रखना और उसके नताइज को सोचकर उसके ऊपर एक्शन लेना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये थे नदीम तरीन साहब, और आप जैसे हजरात से हम बात कर कर आप तक जो बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, देखिए कितने खूबसूरत इसमें मैसेजेस हैं कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी के अलग अलग चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, और अगर हम इमोशनली प्रिपेयर नहीं होंगे तो हमारा रिएक्शन भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है स्टेबल नहीं होगा सिचुएशंस में। हमको पहले से ये समझना होगा कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हमको पहले से समझना होगा कि हम दुनिया की जितनी कोशिशों में लगे हुए हैं वो कोशिशें क्या उसूल पर मबनी है, कि क्या हम वो चीज़ों को कुछ ऐसे ट्रेड्स के साथ आगे लेकर चल रहे हैं जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। आपने नदीम तरीन साहब की इस बातचीत में देखा कि वो बात कर रहे हैं पेरेंटिंग का कितना इन्वॉल्वमेंट है किसी की भी ज़िंदगी कामयाबी में, असातिज़ा का कितना इन्वॉल्वमेंट है, और ख़ुद हर इंसान की भी अपनी चॉइस होती है कि वो किन लोगों से मशवरा करता है और किन लोगों को देख कर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इंसान अपने आप की ज़िंदगी में महदूद ना रहे, बल्कि वो ये समझे कि उसकी ज़िम्मेदारी उसके अपने घर, जाहिर सी बात है, जो वाजिब है, उसके अलावा उसके अतराफ़, उसके पड़ोस, उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी, उसका देश, हर एक के ऊपर जो है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी तरफ उसको काम करना है। और जब तक हम हमारी कम्युनिटी पॉलिसी मेकिंग में नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक हम देश की तरक्की के ताल्लुक़ से या हमारी कम्युनिटी की तरक्की के ताल्लुक़ से नहीं सोचेंगे, तो फिर हालात हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे अब हम सबके सामने हैं और शिकायतों से भरपूर है। हमने कहीं ना कहीं 50 सालों का वक्त ऐसी चीज़ों में गंवा दिया जहाँ पे हमने अपने आप को अपलिफ्ट करने के बजाय अपनी अपनी ज़िंदगियों में हम मगन रहे। अब अगर वो चीज़ों को तब्दील करना है तो वो चीज़ों को तब्दील करने के लिए ऐसे जो हजरात हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में एक बड़ा तवील सफ़र तय किया है, एंड दे हैव एक्सपर्टीज़, तो अब चाहिए कि हमारा यूथ ऐसे लोगों से जुड़े,
somehow try to contact them, try to meet such people, have a mentor in your life. ऐसे लोगों के पास जाइए जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ सफ़र तय किया है, और अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सीखने की और समझने की कोशिश करिए। हम चाहे जितने भी एंथुसियास्ट हों, हम चाहे जितने भी पैशनेट हो, बट अगर हमारे साथ हमारे अपने मोहसिन नहीं हैं, हमारे कौम के बड़े नहीं हैं, मोहसिन नहीं हैं, विज़डम वाले लोग नहीं हैं, तो फिर हमारा वो पैशन, हमारी वो एनर्जी, वो ऐन मुमकिन है कि वो हमें ऐसे जगह ले जाएगी जहाँ पे फिर हम एंजाइटीज़ का शिकार हो जाएंगे, शायद कि नाउमीदी में भी चले जाएं। तो इस वक्त वो तमाम लोग जो ग्रेजुएशंस में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या किसी वजह से ड्रॉप आउट भी हैं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप बस ऐसे लोगों का सिलेक्शन करें जो सोसाइटी में अपनी ज़िंदगियों को और अपने अतराफ़ के लोगों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, और आप अल्लाह से दुआ करके उन तक पहुंचने की कोशिश करें। मदद ज़रूर मिलेगी, ज़रूर रहनुमाई मिलेगी। इसी तरह के रोशन चिराग होते हैं जिनसे फिर और चिराग ज़िंदगी में जो है आप सोसाइटी में जलते हुए देखते हैं। तो हम में से हर एक की फ़िक्र होनी चाहिए कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और ये बस उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपने आप से ज़्यादा सोचेंगे। तो ऐसे ही चीज़ों को सुनने, समझने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए दी HRS शो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। जय हिंद।